नमस्कार, राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। तो जैसा कि अपनी बात हुई थी, राजस्थान के करंट अफेयर्स को लेकर हमने एक शेड्यूल प्लान किया था कि किस तरह से हम पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की थी राजस्थान के बजट को लेकर, और राजस्थान के बजट को लेकर हमने 2 क्लासेज कंप्लीट की हैं। पहली क्लास में जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी, और दूसरी क्लास में हमने बजट के किए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसके बाद जो हमारी अगली क्लास थी करंट अफेयर्स की, ये अब मंथली करंट अफेयर्स हम शुरू करने वाले थे। राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात हो रही है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जनवरी 2026। एक खास बात ये कि सारी की सारी ये क्लास हम कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ये है राजस्थान समसामयिक की। अब अगली जो क्लास है, आज की जो क्लास है जनवरी 2026 की है, और जनवरी 2026 की भी हम 2 क्लास करने वाले हैं। पहली जैसा कि उसमें हम रखेंगे थ्योरी, और दूसरी उसमें हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हालांकि ये क्लास जनवरी 2026 थ्योरी वाली शेड्यूल के हिसाब से 23 फरवरी थी, और थोड़ा सा डिले हो गया 2 दिन बाद। तो जैसे भी आगे की जो क्लासेज है, 1-2 दिन हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, पर क्लास जरूर होगी, उसको लेके आप टेंशन फ्री रहे। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं जनवरी 2026 थ्योरी। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम राजस्थान के करंट अफेयर्स में। अब हम इसको मंथली बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये है जनवरी 2026। इसमें हमारी 2 क्लास होंगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जनवरी की थ्योरी। अब थ्योरी में पढ़ने को क्या क्या होता है, सवाल ये भी है कि भाई करंट अफेयर्स में हम क्या क्या पढ़ें, और ख़ास तौर से राजस्थान के करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ें। अब ऐसे कहीं सिलेबस में तो आपके एकदम डिफाइन है नहीं, जैसे बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस होता है उसमें लिखा होता है, क्लियर मेंशन होता है कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर्स में समस्या ये है कि यहाँ एकदम क्लियर सब कुछ डिफाइन नहीं है। अब इसको कैसे हम देख सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर, जिसको PYQ कहते हैं, इसके आधार पर कुछ खास खास हमने टॉपिक देखे कि करंट अफेयर्स में से हर बार घूम फिर कर इन पर सवाल आता रहता है। अब वो चीज़ें कौन कौन सी है, देखो करंट अफेयर्स में से हर बार, राजस्थान के करंट अफेयर्स की बात करूं, और अगर आपके RPSC वाले एग्जाम की बात करूं, ये भी अगर RPSC में भी जो आपका ग्रेड सेकंड वाला एग्जाम है, टीचर ग्रेड सेकंड, इस एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान करंट अफेयर से। अब ये 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग टॉपिक से भी आ सकते हैं। कभी कभी एक टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, दूसरे से कुछ कम। तो एक बार हम यहाँ लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। इनमें सबसे पहले सबसे ऊपर है इस टॉपिक का नाम योजनाएं। यानी कि RPSC के जितने भी एग्जाम हैं, और अगर उनमें राजस्थान का करंट अफेयर्स है, तो मान के चलिए उसमें कम से कम एक क्वेश्चन योजनाओं से जरूर आता है। कई बार एक से ज़्यादा भी आ जाता है। इसके अलावा योजनाओं के बाद जैसे कि राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुत सारे अभियान, इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम, सम्मेलन, आयोजन, ये सब एक सवाल इनसे आता है। क्या पढ़ने वाले हम क्या समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। पहले उन टॉपिक्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें, और ये आइडेंटिफाई हम किस बेस पर कर रहे हैं कि पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके आधार पर। तो 2 टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किए, पहला योजना, दूसरा अभियान, कार्यक्रम, सम्मेलन और आयोजन। तीसरा एक पूछा जाता है कि बहुत सारी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जैसे कि नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित की, या कोई वैश्विक स्तर पर कोई रिपोर्ट प्रकाशित की गई, और इस रिपोर्ट में पूछा जाता है राजस्थान का प्रदर्शन। बहुत बार इसमें सवाल आता है। राजस्थान का प्रदर्शन मतलब राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, राजस्थान का उसमें क्या स्कोर रहा, इस तरह का एक सवाल RPSC बार बार पूछती है। अगला टॉपिक RPSC का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट, ये है अलग अलग संचालित ऊर्जा परियोजनाएं। अब ऊर्जा परियोजनाओं में भी मुख्य रूप से पूछा जाता है कौन सी ऊर्जा परियोजना, तो यह है अक्षय ऊर्जा परियोजना, जिसमें शामिल है जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब इसमें सवाल पूछा जाता है कोई नया सोलर पार्क अगर स्थापित किया गया, पवन ऊर्जा का कोई संयंत्र स्थापित किया गया, इसके लिए कितनी क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, कब तक ये लक्ष्य हासिल करना है। तो इस तरह का एक सवाल बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो बचता है, इसमें आता है चर्चित व्यक्तित्व। यानी कौन कौन से पर्सनैलिटी, कौन कौन से व्यक्तित्व चर्चा में रहे। किसी महिला की नियुक्ति हो गई, हाई कोर्ट में जज बना दी, किसी ने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया,
कोई राजस्थान का व्यक्ति जिसको वैश्विक किसी संस्था में अपॉइंट किया गया है, कोई आईएमएफ में अर्थशास्त्री बन गया, किसी को विश्व बैंक में अपॉइंट किया गया, कोई यूएनओ में अपॉइंट किया गया। तो ऐसे जो व्यक्तित्व चर्चा में रहे, इनसे बार बार एक सवाल आता है। ऐसा ही अगला एक क्वेश्चन बनता है, टॉपिक का नाम है चर्चित स्थान। जैसे अभी अभी जो आपका ग्रेड सेकंड वाला एग्जाम हुआ था सितंबर में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही के दिनों में एक गढ़ीसर नामक स्थान चर्चा में रहा। ये गढ़ीसर स्थान को देके पूछा गया और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे कि क्या वजह थी, ये गढ़ीसर क्यों चर्चा में रहा। तो आपको केवल इतना पहचानना था कि गढ़ीसर में ऐसा क्या हुआ कि चर्चा में रहा। तो यानी एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जिसमें अगर कोई स्थान पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, कुछ महीनों से चर्चा में है, तो उस पर सवाल बनता है। गढ़ीसर में दरअसल एक कार्यक्रम का समापन हुआ था जिसका नाम था वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। मुख्यमंत्री ने इसके समापन समारोह में यहाँ हिस्सा लिया। जून में ये कार्यक्रम चला था, 5 से लेकर 20 जून तक। तो सितंबर के एग्जाम में पूछ लिया गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चर्चित स्थान के बाद अगला जो टॉपिक बचता है ये है विभिन्न पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार सम्मान कब कब किस किस को दिए गए, जैसे किसी को पद्मश्री मिला, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, किसी को जैसे खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, या ऐसे गुरु वशिष्ठ अवार्ड मिला, किसी को कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह के जो चर्चित पुरस्कार हैं उन पर एक सवाल आता है। फिर जो आरपीएससी को बहुत पसंद है वो है खेल और खिलाड़ी। राजस्थान का कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई महत्वपूर्ण कुछ उपलब्धि हासिल की है, और अगर वो महिला खिलाड़ी है तो टॉपिक पर और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है। ऐसे ही एक सवाल बनता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या, जैसे कि मान लो कोई नई ऐप लॉन्च की गई, कोई नया पोर्टल लॉन्च हुआ, कोई नया आविष्कार किया गया, कोई नवाचार हुआ। इस तरह का अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार हुआ तो वो किसने किया, क्या किया, उसका योगदान क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें ही इससे ही संबंधित मान लो अगर राजस्थान में कोई युद्धाभ्यास हुआ है तो कब हुआ, कहाँ हुआ, सेना का कोई प्रदर्शन हुआ। तो जैसे कि आपको पता होगा जनवरी में एक सैन्य प्रदर्शनी जयपुर के जगतपुरम में आयोजित की गई। अभी अभी फरवरी में कुछ दिन पहले यहाँ जल महल के ऊपर सूर्य किरण नाम से जो वायुसेना है भारत की, उसका एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, उसके कुछ करतब दिखाए गए। तो इस तरह के कोई कोई आयोजन है जो राजस्थान में जहाँ जहाँ हुए उनसे सवाल पूछा जाता है। अंत में सारी विविध जानकारियाँ मिसलेनियस जिसको हम एक साथ पढ़ेंगे उसको कहा गया है क्या, विविध। ये हमारे हर महीने का जो करंट अफेयर्स है ये उसका एक फॉर्मेट रहेगा। यानी कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को, यानी कि थ्योरी वाली क्लास में जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा, जनवरी वाला, और जनवरी में भी कौन सी पढ़ रहे हैं हम, थ्योरी। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, थ्योरी का मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जनवरी के महीने में कौन सी नई योजनाएं लॉन्च हुई हैं, और अगर नई योजना लॉन्च ना हुई है तो पुरानी में अगर कोई अपडेट हुआ है तो किस में क्या अपडेट हुआ है उसको देखेंगे। कोई अभियान, कार्यक्रम, सम्मेलन, आयोजन, ऐसे ही विभिन्न रिपोर्ट और उन रिपोर्ट्स में राजस्थान का प्रदर्शन, ऊर्जा परियोजनाएं जैसे अक्षय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। यानी इस तरह से एक एक टॉपिक को हम पढ़ते जाएंगे, और फिर बाद में अगली एक क्लास में 3-4 दिन बाद जो क्लास होगी उसमें हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि पहले आप इसको पढ़ पाएं। अब शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, ये है राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं एवं प्रमुख नीतियां। तो अब करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात कि पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें राजस्थान ऋण वितरण में देश में दूसरे स्थान पर रहा। योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, और इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में राजस्थान पूरे देश में ऋण वितरण पर दूसरे स्थान पर रहा है। पहले तो बहुत बार यही सवाल आ जाता है, राजस्थान का प्रदर्शन पूछा जाता है किसी योजना में, किसी कार्यक्रम में। तो यहाँ राजस्थान का प्रदर्शन क्या रहा, विश्वकर्मा योजना में, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ऋण वितरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। विश्वकर्मा जो कि देवताओं के शिल्पकार या देवताओं के आप कहें तो इंजीनियर कहे जाते हैं विश्वकर्मा, और आधुनिक दौर का विश्वकर्मा कहा जाता है आधुनिक दौर के हस्तशिल्पी, आधुनिक दौर के कारीगर। अब आधुनिक दौर के ऐसे 18 तरह के कारीगर, 18 तरह के ट्रेड शामिल हैं जिनको सरकार कर्जा देती है, ऋण देती है। और ये ऋण क्यों देती है,
ताकि ये अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को और अच्छा कर सके। इसके लिए प्रधानमंत्री के स्तर पर योजना शुरू की गई, विश्वकर्मा यानी कि आज के दौर के कारीगरों को ध्यान में रख के, और योजना का नाम रखा गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना में 18 तरह के जो ये कारीगर हैं, इनको 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। 3 लाख रुपए तक का ये ऋण 2 किस्तों में दिया जाता है। 2 किस्त, ये 2 किस्त कौन कौन सी होती हैं? जिसमें पहली किस्त होती है 1 लाख रुपए की और दूसरी किस्त होती है 2 लाख रुपए की। आसान शर्तों पर, बिना जमानत के, यानी कि कुछ भी इसमें गिरवी रखना नहीं होता है। तो ये योजना कहलाई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और इस योजना में ऋण वितरण के मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। यानी कि योजना में नया अपडेट क्या है? राजस्थान विश्व में दूसरे स्थान पर रहा। 1 जनवरी 2026 तक के आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के आधार पर बताया गया कि राजस्थान विश्व में दूसरे स्थान, राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा। योजना में क्या होता है कि ये जो अलग अलग कर्मचारी हैं, कारीगर हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। टूल किट, यानी कि जो इनके टूल हैं, जो इनके औजार हैं, वो इनको बांटे जाते हैं। और इसमें राजस्थान टूल किट बांटने में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा। प्रशिक्षण और टूल किट देने में तो राजस्थान रहा इस योजना में तीसरे स्थान पर, और जबकि योजना में ऋण देने में राजस्थान रहा पूरे देश में दूसरे स्थान पर। तो 2 फैक्चुअल जानकारी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी। रजिस्ट्रेशन के मामले में बात करें तो कुछ विशिष्ट ट्रेड, मैं बताया कि 18 तरह के से इसमें ट्रेड शामिल है। इनमें से कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा उनके पंजीकरण के मामले में। ये ट्रेड कौन कौन से हैं? तो स्वर्णकार, कुम्हार, मूर्तिकार, हथौड़ा एवं जो टूल किट निर्माता है, तो इनको ऋण देने में, इनके रजिस्ट्रेशन में राजस्थान रहा पहले स्थान पर। अब जैसे यहाँ 4 तरह के तो कारीगर आप देख रहे हैं, इस तरह के कुल 18 कारीगर इसमें शामिल हैं। तो 18 में से 4 के पंजीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर रहा। ऋण देने के मामले में राजस्थान पूरे देश में ओवरऑल दूसरे स्थान पर रहा। और टूल किट और कारीगरों को प्रशिक्षण देने के मामले में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। कौन सी योजना की बात हो रही है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। क्या है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना? तो विश्वकर्मा यानी कि कारीगर, 18 तरह के अलग अलग कारीगरों को ऋण देने की योजना है, कर्जा देने की योजना है, जिसमें 3 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाता है। और ये कर्जा बिना जमानत, और बिना जमानत का मतलब है कि बिना कुछ गिरवी रखे ये कर्जा दिया जाता है। 2 किस्तों में दिया जाता है, पहली किस्त 1 लाख की, दूसरी किस्त 2 लाख की। अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। यह है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। तो राजस्थान सरकार ने कहा, अब योजना का पहले भाव आप समझें, नाम है युवा स्वरोजगार, यानी कि राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार, रोजगार मिल सके, इसके लिए योजना लॉन्च की गई 2026 में। अब इसका उद्देश्य नाम से पता चल रहा है, प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। शुभारंभ कब हुआ? तो शुभारंभ किया गया है 12 जनवरी 2026 को। कहाँ? तो एक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसमें इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 12 जनवरी आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस, यानी कि युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी दिन इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कहाँ से? तो जयपुर का एसएमएस यानी कि सवाई मानसिंह स्टेडियम, यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। शुभारंभ करता रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उद्देश्य है प्रदेश के जो 1 लाख युवा हैं उनको उद्यमी बनाना, यानी कि वो खुद का कुछ बिजनेस कर सके। क्या क्या विशेषता रही? तो इस योजना में ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिस पर कोई ऋण ना लिया जाए, जिस पर कोई ब्याज ना लिया जाए। कितने तक का ऋण दिया जाता है? 10 लाख रुपए तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाता है, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाएगी। कुछ अन्य लाभ, 50,000 तक की मार्जिन मनी, और इसके अलावा जो CGTMSE शुल्क है इसका भी पुनर्भरण सरकार के द्वारा किया जाएगा। पात्रता, तो व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होने चाहिए, आयु उसकी 18 से 45 वर्ष, कम से कम 8वीं पास हो, और यदि उसकी कोई फर्म या कोई कंपनी उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इस समिति अगर ये ऋण लेती है तो उसमें 51% से अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ग के जो युवा हैं उनका इसमें होना अनिवार्य है। मान लो इस व्यक्ति ने कोई अपनी कंपनी या फर्म बनाई है, अब उसमें उस फर्म में जितने लोग हैं, मतलब जो उसके मालिक हैं, जो उसके ओनर हैं, तो अगर ये फर्म ऋण लेती है तो उसके जो स्वामी हैं यानी कि मालिक हैं उनमें से 51% से अधिक लोग 18 से 45 वर्ष के युवा होना आवश्यक है। क्योंकि योजना का नाम ही क्या है? योजना का नाम है युवा स्वरोजगार योजना। तो कम से कम उसके आधे मालिक जो हैं
वो 51%, मतलब कम से कम 51% 18 से लेकर 45 वर्ष के होने आवश्यक है। यानी कि मालिकों में आधे तो कम से कम आधे से ज्यादा युवा होने चाहिए, तब भी उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ऋण और सहायता वितरण बताया गया है कि किस किस को कितना मिलेगा। यहाँ योग्यता समझाई गई है, उसका फिर क्षेत्र, अधिकतम ऋण राशि और मार्जिन मनी समझाई गई। जैसे 8वीं से 12वीं पास है और क्षेत्र सेवा या व्यापार है तो अधिकतम ऋण राशि है 3,50,000 रुपये। और ऐसे ही अगर 8वीं से 12वीं पास विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो उसको अधिकतम ऋण राशि मिलेगी 7,50,000 रुपये। और इन दोनों पर अधिकतम मार्जिन मनी है 35,000 रुपये। ऐसे ही अगर यहाँ व्यक्ति स्नातक या ITI या उच्च शिक्षा प्राप्त है, इन दोनों केस में सेवा एवं व्यापार में है तब 5 लाख तक का ऋण मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग में है तो 10 लाख तक का, और इसमें मार्जिन मनी कितनी होगी 50,000 रुपये। अब अगले मुद्दे पे आते हैं, ये है राजस्थान डिस्कॉम, जिसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड दिया गया। जैसे अभी दो योजना हमने पढ़ी, एक योजना में तो क्या था, पहली योजना जिसमें हमने देखा विश्वकर्मा योजना जिसमें कारीगरों को कर्जा दिया जाता है। दूसरी योजना जो कि युवाओं के लिए थी, युवा स्वरोजगार योजना, तो युवा अपना रोजगार शुरू कर सकें उसके लिए। यह है कुसुम योजना। कुसुम योजना दरअसल किस लिए लाई गई? कुसुम योजना में सरकार चाहती है कि किसान लोग जो है ये अपने खेत पर सोलर पैनल लगाएं और सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगाएं, और इसमें जितना भी खर्चा आएगा उसका 60% सरकार देगी सब्सिडी के रूप में, और किसान को सिर्फ 40% देना होगा। अब इस योजना के तहत जो सोलर पैनल और सौर ऊर्जा के पंप लगाए जा रहे हैं, अब इस योजना में उत्कृष्ट काम करने के कारण राजस्थान डिस्कॉम, अच्छा डिस्कॉम क्या होता है अगर आप ना जानते हो, डिस्कॉम में दो शब्द है, डिस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम का मतलब हो गया कंपनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में कहेंगे तो क्या हो गया, वितरण, और ये हो गई कंपनी। अब कौन से वितरण की कंपनी? तो विद्युत वितरण कंपनी को ही डिस्कॉम कहते हैं, बिजली बांटने वाली जो कंपनी है उसको डिस्कॉम कहते हैं। अब ये जो राजस्थान डिस्कॉम है इसको गोल्ड अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी, इस कंपोनेंट सी में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को गोल्ड अवार्ड मिला है। अब कंपोनेंट सी का जिक्र हो गया तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो कुसुम योजना है, कुसुम का पहले तो एक पूरा नाम है, कुसुम का नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। आप चाहें तो मैं लिख देता हूं, यह है कुसुम योजना का पूरा नाम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये इस योजना का पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में कहते हैं कुसुम। इस कुसुम योजना के 3 कंपोनेंट हैं, ए, दूसरा कंपोनेंट बी और तीसरा हो गया कंपोनेंट सी। अब ये जो कंपोनेंट ए है, इस कंपोनेंट ए में तो लगाया जाता है सोलर पैनल, जबकि कंपोनेंट बी और सी में लगाया जाता है सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप। यहाँ भी सौर पंप और यहाँ भी सौर पंप। इसके 3 कंपोनेंट यानी कि 3 घटक हैं, ये 3 इसके घटक या कह लो कंपोनेंट हैं। अब ये जो सोलर पैनल लगाया जाएगा, पैनल और पंप में क्या फर्क है? पैनल तो आप समझें जैसे कि ट्यूबवेल वाला इंजन, वो तो पंप हो गया जो केवल पानी खींचेगा, पानी खींचने के काम आ रहा है वो तो पंप है। और पैनल यानी कि खेत पर बड़ी बड़ी प्लेट लगाना। अगर खेत पर किसान प्लेट लगा देगा तो फिर खेती कहाँ करेगा? इसलिए सोलर पैनल कहाँ लगाया जाता है? बंजर जमीन पर या अनुपयोगी जमीन पर, जो खेती के काम नहीं आ रही है। और सोलर पैनल की क्षमता कितनी होगी? ये क्षमता होगी 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट। और देश का पहला सोलर पैनल इस योजना के तहत, देश का पहला सोलर पैनल ये राजस्थान में लगाया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगाया गया? तो एक गांव है जिसका नाम है कोटपुतली में है ये गांव, भालोजी गांव। भालोजी गांव राजस्थान के कोटपुतली में ये गांव है, भालोजी गांव, यहाँ लगाया गया। ये तो हुआ कंपोनेंट ए। कंपोनेंट बी और सी में क्या फर्क है? देखो दोनों में सौर पंप आप देख रहे हैं, ये तो कंपोनेंट ए हो गया। अब बी और सी में फर्क देखते हैं। कंपोनेंट बी में जो पंप लगाए जाएंगे ये होंगे स्वतंत्र, और कंपोनेंट सी में जो पंप लगाए जाएंगे ये होंगे
ग्रिड से जुड़े, अब ये क्या है? देखो, ग्रिड से जुड़े इसको समझना कि सरकार ने किसानों को कहा अपने खेत पर सोलर पैनल लगा लो या सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगा लो। किसानों ने कहा ठीक है लगा लेंगे। जितना खर्चा आएगा उसका 60% सरकार देगी। किसान और खुश हो गए कि बढ़िया है, चलो हमको सिर्फ 40% देना है। अब ये पंप तो इन्होंने लगा लिया, पैनल भी लगा लिया, लेकिन खेत में हर दिन पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। पानी तो कुछ ही दिन देना पड़ता है। अब पंप तो लग गया, पैनल भी लग गया है, यानी कि ऊपर से धूप तो आती रहेगी, रोज सौर ऊर्जा से बिजली बनती रहेगी। तो इस अतिरिक्त बिजली का क्या करेगा किसान? तो सरकार ने कहा कि आपको अपनी जरूरत के बाद भी अगर जो अतिरिक्त बिजली आपके पास बचती है, इसको आप सरकार को वापस बेच सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी तो किसान उल्टा सरकार से बिजली खरीदता है। अब सरकार एक ऑफर लेके आई कि आप चाहें तो आपकी जो अतिरिक्त बिजली है उसे हमें वापस बेच सकते हैं, हमें यानी सरकार को वापस बेच सकते हैं। अब बिजली वापस बेचेंगे तो बिजली ऐसे तो है नहीं कि वो कोई पैकेट में भर भर के ले जाएंगे, बाल्टी में भर के ले जाएंगे। बिजली वापस बेचने के लिए आपको बिजली घर तक कनेक्शन लेना पड़ेगा, तार वहां तक वापस जाने चाहिए। और बिजली घर को ही आप समझें क्या, ग्रिड। दो तरह के पंप लग सकते हैं। एक तो ऐसा पंप जिसमें बस कहीं से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, अपने खेत पर या आपने सोलर प्लेट वाला पंप लगा लिया तो बस उससे सौर ऊर्जा से बिजली बनती रहेगी, आपका पंप चलता रहेगा। इसका कहीं किसी दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं। दूसरा पंप ऐसा होगा जिसमें प्लेट लगी हुई है, पंप भी चल रहा है, और जो ज़्यादा बिजली बनी है ये बिजली आप वापस बेच सकते हैं, किसको? बिजली घर को। और बिजली घर तक एक तार से आपका कनेक्शन है। तो ऐसे पंप तो होंगे ग्रिड से जुड़े हुए। तो इसमें ही कंपोनेंट सी में ही राजस्थान ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। 3 इसके कंपोनेंट हैं। यहाँ तो जो पैनल की क्षमता है 500 किलोवाट से 2 मेगावाट, यहाँ सौर पंप की क्षमता है 3 से लेकर 7.5 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है 1 हॉर्स पावर, यानी कि 746 वॉट। तो सरकार इसमें आगे भी क्षमता बढ़ाने की बात कर रही है। अभी 7.5 हॉर्स पावर का जो पंप है, आगे चलकर इसको 10 हॉर्स पावर तक का कर सकते हैं। यहाँ भी जो पंप लगेंगे ये भी कितने हैं, 3 से लेकर 7.5 हॉर्स पावर। ये योजना हुई कौन सी? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। और इस योजना में जो कंपोनेंट सी की बात हो रही है, मैंने अभी आपको बताया, ये कंपोनेंट सी, इस कंपोनेंट सी के तहत बेहतरीन काम करने के लिए राज्य को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया गोल्ड अवार्ड। अब देखते हैं समारोह कार्यक्रम कहाँ हुआ, कौन कौन प्रदर्शन इसमें प्रदान करता रहे। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन समारोह के दौरान यह अवार्ड प्रदान किया राजस्थान डिस्कॉम को। ये मैंने कुसुम योजना के बारे में आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जनवरी 2025 में लागू की गई है और योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है, पहले भी आरएएस जैसे एग्जाम में भी पूछा गया कि कौन सी नीति या कौन सी योजना कब तक प्रभावी रहेगी, कब लागू की गई और कब तक प्रभावी रहेगी। ये कब तक प्रभावी रहेगी? ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक। क्या है इसके मुख्य प्रावधान, आइए देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इस क्षेत्र में तकनीकी कौशल और गुणवत्ता को सुधारना। वित्तीय सहायता, तो इसमें 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया। अब इसमें सरकार प्रोजेक्ट्स में 180 से लेकर 100% तक इनको फंडिंग प्रदान करेगी। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर यानी कि सीएफसी और अन्य कुछ प्रमुख क्लस्टर कौन कौन से हैं? तो प्रदेश के 7 जिलों में आधुनिक मशीनों वाले इसमें ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किए जाएंगे। जिलों की संख्या रखना कितनी है? 7। अब देखते हैं प्रमुख लाभार्थी जिले और उसमें कौन सा उद्योग स्थापित किया जाएगा। जैसे इधर लिखा हुआ है जिला और उधर लिखा हुआ है क्लस्टर या उद्योग। तो भरतपुर में स्टोन कार्विंग यानी कि पत्थर की तराशी करने वाला उद्योग स्थापित किया जाएगा। दौसा में पत्थर की नक्काशी, अब दौसा में सिकंदरा, मानपुर और बांदीकुई में। कोटपुतली बहरोड में यह अब एक जिला बन गया है इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन के काम के लिए। बालोतरा पहले बाड़मेर में था, अब अलग बन गया है, यहाँ टेक्सटाइल रंगाई छपाई का। और जयपुर में होम फर्निशिंग हस्तशिल्प का। हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण के लिए और फलौदी में सोनामुखी एग्रो प्रोसेसिंग के लिए। इसके बाद देखते हैं अन्य लाभार्थी इसमें कौन कौन से हैं। तो चूरू और चाकसू ये तो लेदर फुटवेयर के लिए और झुंझुनू गोटा जरी के काम के लिए। इससे 100 से ज़्यादा एमएसएमई, एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज,
इन इकाइयों को 300 दस्तकारों को सीधा लाभ इसमें प्रदान किया जाएगा। अगला है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। एक नीति लाई गई है एरोस्पेस और डिफेंस के लिए। कब इसको स्वीकृति मिली? स्वीकृति मिली है 21 जनवरी 2026 को, जिसका लक्ष्य है राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनाना। अब इसमें जो एमएसएमई है यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप और एमआरओ यानी कि जो मरम्मत और ओवरऑल वाली इकाइयां हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्या क्या होगा इसमें? तो परियोजना की कुछ श्रेणियां बताई गई हैं, जैसे कि विनिर्माण वाली श्रेणी लार्ज स्केल पर यानी कि 50 से लेकर 300 करोड़ का, मेगा ये 300 से लेकर 1000 करोड़ का, और अल्ट्रा मेगा 1000 करोड़ रुपए से अधिक का विनिर्माण जिसमें होगा। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में लार्ज स्केल वाला माना गया है 25 से लेकर 100 करोड़ रुपए का, मेगा स्केल हुआ 100 से लेकर 250 करोड़, और अल्ट्रा मेगा होगा 250 करोड़ रुपए से अधिक वाला। किसको कितना प्रोत्साहन दिया जाएगा? निवेश अनुदान क्या होगा तो ये समझते हैं। 7 वर्षों तक राज्य का जो कर है यानी कि स्टेट जीएसटी, इस स्टेट जीएसटी के 75% पुनर्भरण का विकल्प इनको दिया जाएगा कि इसका पुनर्भरण सरकार कर देगी। एक बार तो देना होगा, बाद में सरकार दे देगी। किसका? स्टेट जीएसटी का। दूसरा, पूंजीगत अनुदान जो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसकी अगर बात करें तो विनिर्माण के लिए 20 से लेकर 28% और सेवा क्षेत्र के लिए 18 से लेकर 20%, या फिर जो इनकी टर्नओवर लिंक प्रोत्साहन है इसमें 1.2% से लेकर 2% तक इनको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। बूस्टर डोज कितनी मिलेगी? अतिरिक्त लाभ के रूप में इनको 10 से 15%, किसमें? एम्प्लॉयमेंट बूस्टर के रूप में। सनराइज बूस्टर में 25%, एंकर बूस्टर में 10%, और थ्रस्ट बूस्टर ये है, इसमें मिलेगी इनको, ये भ्रष्ट नहीं है, थ्रस्ट है, इसमें मिलेगी 20%। कुछ अन्य छूट 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में भी पूर्ण राहत इनको दी जाएगी। अब देखो इतने डिटेल में आप चाहें तो जा सकते हैं, कठिन सवाल पूछा जाए तो अंदर से पूछा जा सकता है, वरना आप आसान कम से कम इतना याद रखें, ये जो नीति लाई गई है कब इसको स्वीकृति दी गई और इसका लक्ष्य क्या है। ये 2 बातें खासतौर से याद रखें। सबसे ज़्यादा इसमें ये सवाल पूछे जाते हैं नीतियों में, कब लाई गई, कब तक प्रभावी रहेगी। तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी उद्देश्य क्या है कि राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना। हमारी सरकार का अब बहुत ज़्यादा जोर है, भारत सरकार का, कि पूरे देश को ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए, यानी कि जितने भी हमको रक्षा क्षेत्र में साजो सामान चाहिए वो हम खुद ही हमारे देश में बनाएं, ये हमारा मुख्य फोकस है। अब ऐसे ही राजस्थान सरकार भी चाह रही है कि एयरफोर्स के कुछ सामान राजस्थान में भी बनने शुरू हो, तो इसके लिए ऐसी एक नीति लाई गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025। ये प्रदेश की, पहली बात तो ये पहली सेमीकंडक्टर नीति है। देखा होगा आपने, अभी अभी एक एआई समिट हुआ, नई दिल्ली में एआई समिट हुआ, उससे पहले सेमीकंडक्टर चिप के बारे में भी सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है। यानी अब हम ऐसी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं जो भविष्य में भारत को सुपर पावर बनाएगी, और उसके लिए यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप या डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना। तो इन सब पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जोर दे रही है, इसलिए राजस्थान में पहली सेमीकंडक्टर नीति लाई गई है। उद्देश्य राज्य को चिप निर्माण के लिए, ये जो सेमीकंडक्टर चिप होती है जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम आते हैं, इवन ये जो डिजिटल बोर्ड भी है इसमें भी एक सेमीकंडक्टर चिप लगी होती है, तो इसका निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग का केंद्र इसको बनाना राजस्थान। यह नीति भारत सरकार की जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ संरेखित है। क्या क्या प्रमुख लाभ होंगे इसमें तो देखते हैं। पहला, पूंजी अनुदान। तो भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली जो पूंजी सब्सिडी है इसके 60% के बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। ब्याज पर कितना अनुदान मिलेगा? तो टर्म लोन पर इसमें 5% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। कितनी कितनी छूट मिलेगी? तो 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में पूरी 100% छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में 100% राहत मिलेगी। पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का इनको 50% रिफंड कर दिया जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ राजस्थान की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। अब इस मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अन्य प्रमुख निर्णय लिए गए, ये अलग जानकारी है। तो कौन कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए? आरपीएससी में पद नाम में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? तो आरपीएससी में अब
उप सचिव परीक्षा और परीक्षा नियंत्रक के अलग अलग पदनामों को बदलकर अब केवल उप सचिव कर दिया गया है। पहले ये दो पद थे, एक था उप सचिव परीक्षा और दूसरा था परीक्षा नियंत्रक। अब इन दोनों को मिलाकर एक ही पद कर दिया गया है जिसका नाम कर दिया गया है उप सचिव। सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया गया जिसमें बाल विवाह परिभाषा ये दी गई है। तो राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है और इसके अनुसार अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 इसके अनुरूप ही सरकारी नियमों में भी बालक की परिभाषा तय की गई है। पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष से कम है वो बालक माना जाएगा और महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वो। अगला ग्राम उत्थान शिविर। तो ये ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन राजस्थान सरकार बड़े ही धूमधाम से कर रही है। एग्जाम में इसमें से सवाल पूछा जा सकता है। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, इसको ही शॉर्ट में कहा गया ग्राम, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। एग्रीटेक में भी दो शब्द हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा टेक्नोलॉजी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में कुछ तकनीक के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये इसका उद्देश्य है। ग्राम 2026 इसके तहत पूरे प्रदेश में कुछ विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। शुरुआत कब से हुई है? तो बसंत पंचमी यानी कि 23 जनवरी 2026 से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुल शिविर इसमें 10 दिनों में अभी तक, यानी जब तक की जानकारी है, प्रदेश में 10 दिनों में 2839 शिविर आयोजित होंगे। गिरदावर सर्किल पर, जैसे पटवारी से ऊपर वाले रैंक का अधिकारी होता है गिरदावर, तो उस सर्किल पर ये शिविर आयोजित किए जाएंगे जिसके 2 चरण होंगे। पहले चरण में ये 23, 24, 25 और 31 जनवरी को आयोजित होगा और दूसरे चरण में 1 फरवरी, 5 फरवरी और 9 फरवरी को शिविर आयोजित किए जाएंगे। तो इस तरह ओवरऑल 10 दिन में इतने शिविर आयोजित होंगे, 2839 शिविर। किस किस की भागीदारी होगी? तो नाम में ही एग्रीटेक है तो एग्रीकल्चर होगा, पशुपालन होगा। टेक में है तो ऊर्जा, जल संसाधन, पंचायती राज सहित इसमें कुल 12 विभाग इन शिविरों में भाग लेंगे। अब भाग लेंगे का मतलब ऐसा नहीं कि भाग लेंगे मतलब दौड़ के भाग जाएंगे, भाग लेंगे यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे। अगला है राजस्थान युवा नीति 2026। तो राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से नई नीति लागू की है। अब ये तो देखो डायलॉग बाजी है, आपको ये ध्यान रखना है राजस्थान युवा नीति जारी कब की गई? तो युवा दिवस के अवसर पर जारी की गई और ये युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी 2026 को। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की याद के रूप में। तो इस बार 2026 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, और इसमें ही ये नीति लाई गई। नीति का नाम क्या है? राजस्थान युवा नीति 2026। डेट जरूर याद रखनी है, बाकी सब चीजें तो आप समझ जाएंगे इसमें क्या होगा, मुख्य बात है डेट। तो इसमें शिक्षा और आधुनिक कौशल इनको प्रदान किया जाएगा आज के युवाओं को, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टूल, ये सब इनको सिखाया जाएगा। रोजगार से उद्यमिता, कि आपको रोजगार से धीरे धीरे उद्यमी कैसे बने, बिजनेसमैन कैसे बने, ये सब सिखाया जाएगा। जॉब सीकर से, जॉब सीकर यानी कि जो जॉब सर्च करता है, जॉब सीकर के बजाय हम चाह रहे हैं कि जॉब क्रिएटर हो जो दूसरों को नौकरी दे। अब ये एक तरह का झुंझुना भी कह सकते हैं आप। इस बार बजट में भी सरकार ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि प्रदेश का युवा नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। अब कैसे दे नौकरी, ये सरकार समझा रही है। तो इस तरह की एक नीति लाई गई है जिसमें आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, तो आज के युवाओं को मानसिक, शारीरिक जो स्वास्थ्य है, नशा मुक्ति, योग, खेल, इन सबको प्राथमिकता देना, नेतृत्व की भावना उनमें विकसित करना। तो बाकी सब तो मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं, मीठी मीठी। काम की बात यह है कि ये कब लाई गई नीति? तो 12 जनवरी 2026 युवा दिवस के अवसर पर। इस नीति का क्रियान्वयन 3 स्तर पर होगा। अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है इसको समझना। एक उच्च स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो खेल एवं युवा मामले वाले जो मंत्री हैं वो करेंगे। दूसरा, फिर इसमें राज्य स्तरीय टास्क फोर्स होगी और एक कोर कमेटी होगी। अब आगे देखते हैं अगली नीति जिसका नाम है राजस्थान रोजगार नीति 2026। इसका लक्ष्य, इसके तहत मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करना। नाम ही क्या है? रोजगार नीति। तो रोजगार के अवसर पैदा करना, कितने अवसर पैदा करना? 15 लाख। अब इसके लिए ई जॉब फेयर, जॉब फेयर तो आपने सुना होगा, रोजगार मेला। एक तो आप व्यक्तिगत रूप से वहां पहुंचे, एक आप व्यक्तिगत रूप से ना पहुंचे, ऑनलाइन ही सब चल रहा हो, तो उसको कहा गया ई जॉब फेयर। तो ई जॉब फेयर की
अलग अलग सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएगी, इनका आयोजन किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारे काम होंगे कि नीति का निष्पादन, निगरानी, इनका क्रियान्वयन, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए एक राजस्थान रोजगार पोर्टल, जो कि रोजगार कार्यालय के द्वारा उसके साथ इसको एकीकृत करते हुए, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक पोर्टल, इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। अगला है राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और ये एमएल यानी कि मशीन लर्निंग। इसके लिए पॉलिसी लाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। एआई और एमएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार भी बहुत जोर दे रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। अभी एक एआई समिट हुआ भी नई दिल्ली में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान को आईटी हब बनाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बनाना, साथ ही जन सेवाओं को त्वरित, पारदर्शी और नैतिक बनाने के उद्देश्य से यह पॉलिसी लाई गई है। अब देखते हैं इसके प्रमुख प्रावधान क्या है। सबसे पहला इसका प्रशासनिक ढांचा। तो प्रत्येक विभाग में एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसमें स्थापित किया जाएगा। अब अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक है, मैंने बताया कि सम्मेलन आयोजन अभियान। शुरुआत में मैंने आपको सिस्टम समझाया था कि हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम योजना पढ़ने वाले थे, तो जनवरी में जो जो योजना लॉन्च की गई या पुरानी योजनाओं में जो अपडेट किया गया वो हमने अभी तक यहाँ पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है जनवरी का कि सम्मेलन आयोजन एवं अभियान। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, 77वां गणतंत्र दिवस राज्य स्तरीय समारोह, और उसके साथ साथ हुआ है पुलिस सम्मान कार्यक्रम। कब हुआ तो ये तो सबको पता होता है कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस है, तो उस दिन इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। पिछली बार यहाँ नहीं हुआ था। अब जब पिछली बार यहाँ नहीं हुआ था तो सवाल पूछा गया था, मैंने क्लास में भी बताया था कि पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार हुआ था ये जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में। पिछली बार यानी कि 2025 में जो गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हुआ था वो तो हुआ था कहाँ? जोधपुर में। और जोधपुर के कहाँ? बरकतुल्ला खां स्टेडियम। अब जब कोई चीज कुछ अलग हटके होती है तो एग्जाम में पूछाने की संभावना बनती है। हर बार ये जो कार्यक्रम है होता है एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, लेकिन बाई चांस 2025 में कहाँ रखा गया था? जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में। अब थोड़ा सा अलग हटके था तो संभावना बनती थी कि पूछा जा सकता है, और पूछ लिया गया। ये रीट वाले पेपर में पूछा है, रीट नहीं बल्कि थर्ड ग्रेड वाला यानी रीट मेंस जिसको आप बोलते हैं, उसमें पूछ लिया गया कि कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ। तो अब अगर बात करें 2026 वाले की, तो ये वहीं अपने पुराने स्थान पर ही हुआ है। कहाँ? सवाई मानसिंह स्टेडियम। यहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण, वैसे इसको ध्वजारोहण नहीं कहना चाहिए। देखो, ध्वजारोहण तो किया जाता है 15 अगस्त के दिन, यहाँ तो इस दिन तो ध्वज फहराया जाता है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर आरोहण नहीं होता ध्वज का। ध्वज का आरोहण तो कब होता है? 15 अगस्त को। तो ये ध्वजारोहण नहीं है, ये होता है ध्वज फहराना। और ये किसने फहराया? तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होता है ध्वजारोहण। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को ध्वज फहराया जाता है। अंतर क्या है दोनों में? आरोहण में मतलब नीचे से ध्वज का ऊपर चढ़ना, तो 15 अगस्त के दिन तो ध्वज नीचे से ऊपर चढ़ता है, ये तो कहलाता है ध्वजारोहण। और ये है ध्वज फहराना, यानी ध्वज पहले से ही ऊपर है, वहीं आपको बस उसकी डोरी खींच के उसमें जो पुष्प वगैरह जो रखे हुए हैं वो नीचे गिर जाते हैं, झंडा फहराने लग जाता है, वो कहलाता है ध्वज का फहराना। और ये कहलाता है ध्वज का आरोहण। कब? 15 अगस्त को आरोहण। आरोहण मतलब नीचे से ऊपर। अच्छा, लॉजिक भी क्या है इसका? क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, और जब आज़ाद हुआ था पहली बार 1947 में, तब हमारे देश में दूसरा झंडा फहराया गया था। पहले अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता था, यूनियन जैक, ब्रिटिश साम्राज्य का। अब 15 अगस्त 1947 को उस झंडे को नीचे उतारा गया और हमारे झंडे को ऊपर चढ़ाया गया, यानी ध्वज का हुआ आरोहण। और पहली बार ये किया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो हर बार होता है उसी चीज को याद करने के लिए ध्वज का आरोहण। और उसके लगभग 2.5-3 साल बाद आया गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस 1950 में 26 जनवरी को। अब यहाँ क्या हुआ? हम आज़ाद हो चुके हैं, हमारा झंडा पहले से ही ऊपर है, अब केवल उसको फहराया जाता है।
तो गणतंत्र दिवस पर तो ध्वज को केवल फहराया जाता है, और 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज का आरोहण यानी ध्वज नीचे से ऊपर चढ़ता है। अब इसमें और क्या क्या हुआ, अब इस दौरान कई पुलिस पदक सम्मान दिए गए, कुल 17 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया, विशिष्ट पुलिस सेवा दिए गए, पदक का नाम और आगे सम्मानित अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति पदक मिला विशिष्ट सेवा के लिए डीआईजी शांत कुमार सिंह को, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला आईजी सत्येंद्र सिंह जो कि सीआईडी में है, उत्कर्ष मेडल किस किस को मिले, आईजी दीपक कुमार, परम ज्योति, एडिशनल एसपी रेवंत दान, धनपत राज, महावीर सिंह शेखावत और नीलकमल। राष्ट्रपति पदक गृह रक्षा में ये किसको मिला, घनश्याम सिंह को। इसके बाद ये जो 77वां गणतंत्र दिवस है जो नई दिल्ली में जिसका आयोजन किया गया यानी कि कर्तव्य पथ पर, वहां पर राजस्थान की उस्ता कला की झांकी इस बार दिखाई गई। उस्ता कला बीकानेर से जुड़ी हुई है तो इसकी झांकी वहां दिखाई गई है। नई दिल्ली के अब ये पूछा जा सकता है सवाल, राजस्थान की उस्ता कला की झांकी इस बार प्रदर्शित की गई कहाँ, गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, तो ये इंपॉर्टेंट एक जानकारी बन गई है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ है 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, इसमें राजस्थान की झांकी थी उस्ता कला की। इस बार झांकी का मुख्य आकर्षण क्या है, ये बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध है उस्ता कला। थीम क्या थी, तो थीम थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, यानी कि राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। अब इस झांकी की विशेषताएं बताई गई है, अग्रभाग, मध्य भाग और पृष्ठ भाग में क्या क्या था। अग्रभाग राजस्थान के प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा, रावण हत्था, तो रावण हत्था का वादन करते हुए इसमें कलाकार थे। 180 डिग्री घूमती हुई उनकी प्रतिमा 13 फुट ऊंची थी। मध्य भाग में उस्ता कला से सजी हुई एक विशाल पारंपरिक कुप्पी और उस पर नक्काशी करते हुए कारीगरों के दृश्य थे। और पृष्ठ भाग में मरुस्थलीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में एक ऊंट दिखाया गया और ऊंट सवार की प्रतिमा। तो ध्यान रखें उस्ता कला की झांकी इस बार प्रदर्शित की गई। अब उसमें और क्या क्या थे, तो उसमें रावण हत्था एक वाद्य यंत्र भी था, तो इन पर सवाल पूछा जा सकता है उस्ता कला पर। सजावट में तो दोनों ओर उस्ता कला की बारीकी को दर्शाते हुए इसमें पत्तेदार स्वर्ण कारीगरी करने वाले मेहराब दिखाए गए, और इसकी प्रस्तुति झांकी के चारों ओर कलाकारों द्वारा एक गैर लोक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। देखो दो तीन चीजें आ गई, रावण हत्था वाद्य यंत्र आ गया, गैर लोक नृत्य आ गया। तो अभी अपने आप इंपॉर्टेंट हो गए हैं आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में भी कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। किन किन पर पूछे जा सकते हैं, उस्ता कला पर। अभी वैसे तो आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक हो गया पर न्यूज में है। दूसरा रावण हत्था, ये वाद्य यंत्र हो गया। और तीसरा गैर ये लोक नृत्य। तीनों इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि 26 जनवरी पर इस बार जो 77वां गणतंत्र दिवस कार्यक्रम हुआ वहाँ इन तीनों से संबंधित कुछ ना कुछ बातें चर्चा में आई, तो इसलिए आप वहाँ भी इसको पढ़ें आर्ट एंड कल्चर। अब अगला विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग 2026। तो नए युवाओं को शासन और शासन के साथ साथ नीति निर्माण में भागीदार बनाने की ये पहल है, राष्ट्रीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, तो इसका उद्देश्य है 15 से लेकर 29 वर्ष के जो युवा हैं, इन युवाओं को नवाचारी विचारों को मंच प्रदान करना, उनके जो कुछ नवाचारी विचार हैं उनको ये स्टेज प्रदान करेगा, और विकसित भारत निर्माण में उनको शामिल करना। भागीदारी किस किस की होगी, तो इसमें राजस्थान से 44 युवाओं का चयन हुआ है जिन्होंने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, नई दिल्ली के कहाँ, भारत मंडपम में होगा, कब से कब, 9 से 12 जनवरी 2026। समापन समारोह होगा 12 जनवरी को। अब तो ये चीजें हो चुकी हैं, मैं कह रहा हूँ होगा तो मतलब अब तो हो चुकी है। 12 जनवरी को समापन हुआ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, कहाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समापन सत्र को संबोधित किया। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में जानते हैं। स्टोन का मतलब पत्थर और मार्ट यानी कि बाजार, तो यानी कि ये पत्थरों के लिए एक वैश्विक बाजार उपलब्ध कराता है। तो इंडिया स्टोन मार्ट इस बार इसका 13वां संस्करण था। पत्थर उद्योग का महाकुंभ है, कब से कब आयोजित किया गया, तो 5 से लेकर 8 फरवरी, ये थोड़ी सी एडवांस न्यूज है, फरवरी में आयोजित किया गया। स्थान, तो स्थान कहाँ है इसका, जेईसीसी, और जेईसीसी का पूरा नाम है जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कि जयपुर के सीतापुरा में है। तो यहाँ इसका आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का विषय क्या है, तो प्राकृतिक पत्थर यानी कि मार्बल ग्रेनाइट,
और स्टोन प्रोसेसिंग मशीनरी, इन टूल्स की ये अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है। अब इसके बाद आयोजक टीम कौन कौन सी है, तो सी डॉस क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। इसके साथ साथ सह आयोजक है लघु उद्योग भारती, मुख्य प्रायोजक है इसका रिको। इन सब के द्वारा इसका आयोजन किया गया। फिर अगली जानकारी है भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026, जिसका आयोजन 16 से लेकर 18 जनवरी 2026 तक हुआ। कहाँ, मानसरोवर के वीटी रोड ग्राउंड में। इसमें भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026, इसका ये तीसरा संस्करण था जो यहाँ आयोजित किया गया है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का एक प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा एक्सपो था। आयोजन का विवरण अब देख लेते हैं। पहले इसका आयोजक कौन था, इसका आयोजक है फर्स्ट व्यू ग्रुप, एक ग्रुप का नाम है। सहयोग किस किसने दिया इसको, तो MNRE, राज्य ऊर्जा विभाग और राजस्थान सोलर एसोसिएशन, इन तीनों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किस किस की भागीदारी रही, तो इसमें 350 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा उत्पादों का प्रदर्शन इसमें किया गया है। एक्सपो के कुछ मुख्य आकर्षण देखते हैं, जैसे कि एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि पूगल में सोलर पार्क बनाया गया है। तो राजस्थान सरकार ने बीकानेर के, ध्यान रखना ये पूगल पार्क कहाँ है, बीकानेर में, बीकानेर के पूगल सोलर पार्क का एक मॉडल पेश किया। यह 6400 मेगावाट, ये बैटरी मेगावाट और ये बैटरी स्टोरेज क्षमता वाला एक विशाल प्रोजेक्ट है। अब क्या इसमें खास बात है कि यह रात में भी सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ये एक बैटरी है, ये बैटरी आधारित है जो दिन में बनी सौर ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करेगा, बैटरी में स्टोर होती रहेगी और फिर ये रात को भी आपको ऊर्जा प्रदान कर सकेगा। है कहाँ पर, पूगल में, और पूगल कहाँ है, बीकानेर। इसके बाद अगला, अब इसमें क्या क्या इनोवेशन किए जाएंगे, तो इसमें प्रदेश के 25 से अधिक विश्वविद्यालय के छात्रों ने यहाँ भाग लिया, इनोवेशन किया। एक्सपो में आम जनता के लिए क्या क्या हुआ, तो यहाँ प्रधानमंत्री सूर्य घर, कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर जैसी कई सारी सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी प्रदर्शित की गई। अगला है प्राकृतिक खेती महाअभियान। प्राकृतिक खेती पर एक महाअभियान जो कि राजस्थान सरकार ने 2025-26 यानी कि पुराने वाले बजट में प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार की थी, जिसका लक्ष्य था प्रदेश के कुल जो 2.5 लाख किसान हैं इनको प्राकृतिक खेती की पद्धति से जोड़ना। अब इसमें वित्तीय सहायता कितनी किसको मिलेगी, तो 2,25,000 जो किसान हैं इनको राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें केंद्र का हिस्सा है 60% और राज्य का हिस्सा होगा कितना, 40%। 25,000 किसान, इन्हें राज्य सरकार 100% आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कौन से मिशन की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती महाअभियान। इसके बाद है इसका क्लस्टर मॉडल। अब इसमें प्राकृतिक खेती को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए एक क्लस्टर यानी कि समूह बनाए गए हैं, और इसमें एक क्लस्टर कितना होगा, 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा, जिसमें 125 किसान शामिल होंगे। कुल क्लस्टर कितने हैं, तो राज्य के सभी जिलों में इसमें 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 2000 क्लस्टर बनाए गए। और क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, और एक झुंड या क्लस्टर में कुल कितने किसान हैं, 125। प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएं इसमें क्या क्या मिलेगी, तो प्रोत्साहन राशि चयनित किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि, ये सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके माध्यम से सीधे उनको दी जा रही है। अब इसमें कृषि सखी का जिक्र है। देखो कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, ये सब राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में भी शामिल है। ऐसी महिलाएं जिनको कृषि संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिनको पशुपालन संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी, जिनको कृषि संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी वो तो कहलाई कृषि सखी, पशुपालन संबंधी जानकारी वो पशु सखी, बैंकिंग क्षेत्र के कामकाज की जानकारी दी जाएगी वो कहलाई बैंक सखी। ऐसे ही कुछ और है, सोलर दीदी, नमो ड्रोन दीदी, तो ऐसे ही ये दीदियाँ क्या है, एक लखपति दीदी, जिनको सोलर ऊर्जा से कुकिंग सिस्टम वितरित किए जा रहे हैं, सोलर एनर्जी कुकिंग सिस्टम 25,000 महिलाओं को, वो कहलाई सोलर दीदी। नमो ड्रोन दीदी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, किस लिए, ताकि फसल में जैसे कि उर्वरक का छिड़काव करना, बीज बोना, कीटनाशक छिड़कना, ये सब संभव हो पाए, तो वो कहलाई कौन सी, ड्रोन दीदी। लखपति दीदी, इन महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था, अब नए बजट में बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया है, तो ये कहलाई लखपति दीदी। अब यहाँ जिक्र आया है किसका, कृषि सखी।
इसमें समन्वय के लिए कृषि सखी की नियुक्ति की गई है और इसे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। अब आगे देखते हैं बायो इनपुट संसाधन केंद्र, जिसका उद्देश्य गांव में ही प्राकृतिक खाद या दवाई उपलब्ध कराना, सहायता। इसको 1 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया है। अब तक 180 केंद्र ऐसे स्थापित किए जा चुके हैं। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाया गया। कब से कब? 30 जनवरी से शुरू कर और 13 फरवरी 2026 तक। अब इसकी कुछ मुख्य बातें, मुख्य बातों में बस थीम याद रखनी है और इसकी डेट याद रखनी है। क्या है थीम? भेदभाव का अंत एवं गरिमा सुनिश्चित करना, यानी कि एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड एंश्योरिंग डिग्निटी। उद्देश्य क्या है? समाज में कुष्ठ रोग से संबंधित जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको इसमें समाप्त करना। अगला कार्यक्रम है प्रेरणा अभियान 2.0। तो ये कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय के द्वारा शुरू किया गया। कब से कब तक चला? तो 19 जनवरी से लेकर 19 फरवरी, यानी कि 1 महीने तक कार्यक्रम का संचालन किया गया। और प्रेरणा का पूरा नाम क्या है? तो प्रेरणा यानी कि प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ये कार्यक्रम है। प्रेग्नेंट लेडी, इनसे संबंधित ये कार्यक्रम है, इनका रजिस्ट्रेशन कराना। तो ये कहलाया प्रेरणा 2.0। मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, साथ ही 6 वर्ष आयु तक के बच्चे और आकांक्षी जिलों की जो किशोरियां हैं, इनका 100% पंजीकरण करवाया जाए, रजिस्ट्रेशन करवाया जाए और उन्हें स्वास्थ्य और पोषण की सेवाओं से जोड़ा जाए। क्या क्या गतिविधियां होंगी इसमें? तो पात्र लोगों को PMMVY, यानी कि इसके आगे मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण और अमृत आहार योजनाओं से जोड़ना। ये मातृत्व है, मातृत्व, और ये है मातृत्व पोषण और अमृत आहार योजनाओं से जोड़ना। साथ ही शाला पूर्व शिक्षा, यानी स्कूल से पहले की शिक्षा, प्री स्कूलिंग, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, अब इनको प्री स्कूल एजुकेशन कहाँ दी जाती है? आंगनवाड़ी में इनका पंजीकरण कराया जाएगा और इनको एजुकेशन प्रदान की जाएगी। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 आयोजन हुआ 8 से 9 जनवरी को। कहाँ हुआ? जयपुर में। 2 दिवसीय सम्मेलन था। थीम थी विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। थीम बहुत बार पूछी जाती है अलग अलग कार्यक्रमों की, तो थीम सबकी याद रखनी है। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था। कार्यक्रम, तो ये रायपुर में जो DGIG सम्मेलन हुआ था उसी का फॉलो अप, यानी कि उसको देखने के लिए कि भाई कितना कार्यक्रम आगे बढ़ा है या नहीं। अब इसमें कुछ कुछ घोषणा की गई राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। एक शुभारंभ किया इन्होंने, किसका? ई विजिटर्स पोर्टल, E0 FIR और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तिका, इसका इन्होंने शुभारंभ किया है। एक कोष की स्थापना की बात की गई है, एक फंड स्थापित किया जाएगा 200 करोड़ रुपए का, जिसका काम होगा राजस्थान पुलिस को आधुनिक बनाना। और 350 करोड़ रुपए के फंड से सरदार पटेल सेंटर ऑफ साइबर कंट्रोल और तकनीकी अकादमी की स्थापना की जाएगी। अपराध की रिपोर्ट संबंधी बात करें तो 2023 की तुलना में अपराध यहाँ 15% कम हुए, हत्या 25% और लूट में 50% की कमी दर्ज की गई है। अगला है राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट। डिजी फेस्ट यानी कि डिजिटल फेस्टिवल, आयोजन हुआ 4 से 6 जनवरी 2026 को। JECC सीतापुरा, JECC यानी कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। अभी थोड़ी देर पहले जो हमने स्टोन मार्ट की बात की थी, तो स्टोन मार्ट भी कहाँ आयोजित हुआ था? JECC सीतापुरा। और ये भी यानी कि डिजी फेस्ट भी यहीं आयोजित किया गया है। आयोजक कौन है इसका? तो राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उसके साथ है टाई ग्लोबल। थीम क्या है? प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता। भागीदारी इसमें 1200 से अधिक वैश्विक कंपनियां और 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स ने इसमें भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव, तो ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। कब से कब आयोजित किया गया? 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 को। आयोजक कौन रहे? तो बीकानेर में आयोजित हुआ है, तो सीधी सी बात है बीकानेर का जिला प्रशासन होगा और उसके साथ था राजस्थान का पर्यटन विभाग। 3 दिवसीय कार्यक्रम था। उत्सव में लक्ष्मीनाथ मंदिर से लेकर और रामपुरिया हवेली यहाँ तक एक हेरिटेज वॉक भी की गई। अब ये पूछे जाते हैं कि इसमें प्रमुख प्रतियोगिताएं और उनके विजेता कौन कौन से रहे। मिस्टर बीकाना, तो मिस्टर बीकाना किसको बनाया गया? लखन पारिक को। मिस मरवण,
मिस मरवण का खिताब दिया गया अंकिता सुथार को। और ढोला मरवण का खिताब मिला किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। क्या क्या याद रखना है, पहले तो ये 3 नाम। उसके अलावा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजन कब और कहाँ हुआ, 9 से 11 जनवरी को हुआ, बीकानेर में आयोजित किया गया। इसके अलावा और क्या हुए हैं, लक्ष्मीनाथ मंदिर से रामपुरिया हवेली तक एक हेरिटेज वॉक, इसका आयोजन किया गया। प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन कर रहे हैं, मिस्टर भिकाना लखन पारिक, मिस मरवण अंकिता सुथार, ढोला मरवण किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। अब है अगला मरु महोत्सव। एक था ऊंट महोत्सव, यह है मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, जैसलमेर। विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है पोखरण जैसलमेर, सम लखमना एवं कुहड़ी में। कब से कब हुआ, तो ये 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। यानी 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी 3 दिन का एक कार्यक्रम था। अब यहाँ भी कुछ प्रतियोगिताएं हुई, देखते हैं किसमें कौन जीता। तो साफा बांधने वाली जो प्रतियोगिता थी, इसमें जीते हैं भौम सिंह जोधा फलसुन। मिस्टर पोखरण कौन बना, तो मिस्टर पोखरण बना मनीष सेन। मिस पोखरण कौन बनी, ये बनी वर्षा भाटी। मिस मूमल कौन बनी, तो ये बनी है कुसुम पवार, बीकानेर से हैं। और मिस्टर डेजर्ट 2026 ये कौन बने, मनीष पवार। देखो एक मनीष पवार है, एक मनीष सेन, यहाँ एक कुसुम पवार है, ये कहाँ से है, जैसलमेर से। और मिसेज जैसलमेर ये बनी है ताज। कई सारे लोगों के नाम थे, याद रखने आपको। इसके बाद है 78वां सेना दिवस, और जयपुर में पहली बार इसका आयोजन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूछी जा सकती है, क्योंकि जयपुर में पहली बार हुआ है। कब हुआ, 15 जनवरी 2026 को। ये सेना का 78वां दिवस था। जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में भी कहाँ, जगतपुरा में। जगतपुरा में स्थान है महल रोड। तो ये महल रोड जहाँ मंदिर है अक्षय पात्र मंदिर, उस सर्कल से लेकर बॉम्बे अस्पताल तक यह आयोजन किया गया था। पहली बार था जब मुख्य परेड किसी सैन्य छावनी से बाहर आके शहर में आयोजित की गई, और दिल्ली के बाहर ओवरऑल ये चौथा आयोजन था। ज़्यादातर सेना के आयोजन दिल्ली में ही होते हैं, या फिर किसी आर्मी कैंटोनमेंट यानी कि किसी सैन्य छावनी में होते हैं। इस बार दोनों से बाहर है। भारतीय सेना, इसकी थीम क्या थी, भारतीय सेना शौर्य और बलिदान। 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष भी इसमें माना गया है। अगला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 कब से कब आयोजित किया गया, 15 से लेकर 19 जनवरी तक। कहाँ पर आयोजित हुआ, तो जयपुर का होटल है होटल क्लार्क सामेर, इसमें वेदांता द्वारा ये प्रायोजित किया गया था। 19वां इसका संस्करण है। अब ऐसे जो लगातार होते रहते हैं कार्यक्रम, उनमें से सवाल कम बनते हैं। जो पहली बार होते हैं, जैसे कि सेना दिवस पहली बार जयपुर में हुआ, तो यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। अब इसमें बताया गया है कि 6 प्रमुख मंच थे, 266 से अधिक इसमें सत्र हुए, दुनिया के 350 से ज़्यादा स्पीकर यानी कि वक्ताओं ने इसमें भाग लिया। कौन कौन यहाँ प्रमुख स्पीकर रहे, तो इंटरनेट के जनक टिम बर्नर्स ली, इसके साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, गीतकार जावेद अख्तर, चेस चैंपियन है विश्वनाथ आनंद, और आयरलैंड के पूर्व PM लियो वराडकर, ये सब इसमें शामिल हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताया गया कि यहाँ क्या क्या मुख्य विषय वस्तु रहा और किस किस को कौन कौन से सम्मान मिले। देखते हैं किसको कौन कौन से पुरस्कार मिले। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 11वां प्रदर्शन इस बार दिया गया, और विजेता रहे कौन, यतीन्द्र मिश्रा, जो कि कवि हैं। किस वजह से मिला उनको, तो उनका काव्य संग्रह है बिना कलिंग विजय के, ये बिना कलिंग विजय, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। दूसरा पुरस्कार है द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान, विजेता रहे पीयूष मिश्रा, सम्मान राशि 2 लाख। उनकी किताब है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, इस पर उनको अवार्ड दिया गया। अब देखते हैं कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट। कोटा और हाड़ौती में पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया गया, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कब से कब किया गया, 2 से 4 जनवरी को। कहाँ, कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर आर्ट हिल ऑक्सीजन सिटी पार्क में इस आयोजन को किया गया है। उद्घाटन किसने किया, तो कोटा से ही जो सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। आयोजक है होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान,
और उसके साथ साथ राजस्थान पर्यटन विभाग दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य, ये हाड़ौती क्षेत्र जो है इसके 4 जिले कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, इसमें पर्यटन का विकास यहाँ किया जाए। देश के 26 राज्यों के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी व्यवसायियों ने इसमें भाग लिया। अब देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे 2 टॉपिक एक साथ मिला के। कौन कौन से? चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित स्थल, यानी जनवरी के महीने में कौन कौन से व्यक्ति और कौन कौन से स्थान चर्चा में रहे। पहला, बामनवास कांकर। ये क्यों चर्चा में रहा? ये राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बनी है। कोटपुतली बहरोड जिले में आती है ये बामनवास कांकर ग्राम पंचायत, जो कि आधिकारिक तौर पर राजस्थान की पहली, और जो भी चीज पहली है वो इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित यानी कि फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ग्राम पंचायत ये बन गई है। और केवल राजस्थान की नहीं, बल्कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की, उत्तर पश्चिम भारत की भी ये पहली पूर्ण जैविक प्रमाणित ग्राम पंचायत बन गई है। प्रमाणन यानी कि इसको सर्टिफिकेट किसने दिया? तो NPOP, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और COFED यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटीज एंड प्रोड्यूसर कंपनी, इनके मानकों के तहत इसको प्रमाणित किया गया है। आपको तो ग्राम पंचायत का नाम याद रखना है जरूर। नाम क्या है? बामनवास कांकर। क्या काम किया है इसने? पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ग्राम पंचायत बन गई है। इसका दायरा, प्रमाणन का दायरा, यहाँ की 1500 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि और 6000 से अधिक पशुधन को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। यानी इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ना तो खेतों में रसायन डालेंगे और ना ही यहाँ के पशुओं को रासायनिक चारा कुछ दिया जाएगा। 2 जनवरी 2026 को एक शपथ और संकल्प पत्र दिया गया। घटना, ये पंचायत के जो किसान हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं थी, इन्होंने शपथ ली कि वे अपने खेतों में कभी भी कीटनाशक और रसायनों का उपयोग नहीं करेंगे। शामिल हस्तियां या शामिल हस्तियां नहीं, सॉरी, बस्तियां कौन कौन सी रही हैं इसमें? बामनवास कांकर, नागलहेड़ी, रहा का माला, भादाना की भाल, टोलाबास, खरिया की ढांडी और बैराबास। अब ये जो COFED है, इसका आगे भविष्य का लक्ष्य क्या है ये बताया गया है, जिसके संस्थापक हैं जितेंद्र सिबावत। इन्होंने 2026 तक राजस्थान के बीकानेर, अलवर, कोटपुतली बहरोड और भीलवाड़ा जिले की जो 300 पंचायत हैं, इनको पूरी तरह से जैविक बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने घोषित किया, एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया, और इससे कहा गया कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर यहाँ जो क्षेत्र है उसको इको सेंसिटिव जोन अब घोषित किया गया है। अब इसमें अभ्यारण्य की सीमा से 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो इसमें शामिल है। कौन कौन सा क्षेत्र इससे प्रभावित होगा? तो इससे कुछ 243 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जिसमें 94 गांव शामिल हैं, ये इससे प्रभावित होंगे। अब इसमें कौन कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी? तो इसमें वाणिज्यिक खनन, पत्थर की क्रशिंग, ईंट भट्टे, प्रदूषणकारी उद्योग और इसके अलावा नई पवन चक्कियां, इनकी स्थापना पर पूरी तरह रोक लगेगी। भौगोलिक स्थिति बताई गई है, तो एक कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है और साथ के साथ ये राजसमंद, पाली और उदयपुर जिलों में फैला हुआ है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, जहां दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट, इसकी खोज हुई है। दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली है, हमारे यहाँ शेरगढ़ में मिली है, तो जानकारी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2026 में 12 जिले का है ये शेरगढ़ अभ्यारण्य। इसमें जैव विविधता की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। क्या उपलब्धि दर्ज की गई? उपलब्धि बड़ी है, बिल्ली छोटी है, तो यहाँ दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली, जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट, तो ये देखी गई है। बस इसमें जानकारी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि बिल्ली की सबसे छोटी प्रजाति है, बहुत शर्मीली प्रजाति है, घूंघट ओढ़ के रहती है। आगे है, केवला देव में मिला है दुर्लभ मांसाहारी पौधा और कॉमन शेल्डक, इनकी वापसी हुई है। तो भरतपुर स्थित है केवला देव घना पक्षी विहार। इसमें 2 महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटनाएं दर्ज की गई। क्या क्या? एक तो एक दुर्लभ कीटाहारी पौधे की खोज हुई है, नेपेंथिज प्लांट, अगर आप में से किसी ने सुना होगा, जो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़ों को खाता है। तो ऐसे एक कीटाहारी पौधे की यहाँ खोज हुई है।
और एक प्रवासी पक्षी जो 1 दशक बाद यहाँ वापस आया है, जिसका नाम है कॉमन शेल्डक। मांसाहारी पौधा कौन सा? तो यूट्रिकुलेरिया। इस उद्यान का एल, के और बी ब्लॉक में एक दुर्लभ कीटाहारी पौधा यहाँ देखा गया है। इसे यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर वर्ट कहा जाता है। तो ये भरतपुर में अब देखा गया है। 10 साल बाद लौटा है यहाँ कॉमन शेल्डक, जो यहाँ पहले आता था, बहुत लंबे टाइम से नहीं आया है, यूरोप से आता है, प्रवासी पक्षी है, अब वापस आया है। तो इस बार नाम पूछा जा सकता है कि कॉमन शेल्डक क्या है। प्रवासी पक्षी है, 10 साल बाद भरतपुर में आया है। लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय करके यूरोप से यहाँ पहुंचता है और इसका आकार छोटे गर्दन वाले हंस जैसा होता है। शहद उत्पादन अब राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। तो जानकारी काम की है। कृषि एवं उद्यान की मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि 24 जनवरी 2026 को जयपुर के दुर्गापुरा में एक जानकारी दी गई और देश के कुल शहद उत्पादन में अब राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 9% हो गई है और इस तरह से राजस्थान देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। अब टॉप 5 जो शहद उत्पादक राज्य हैं उनमें राजस्थान शामिल हो गया है। वर्तमान रैंकिंग बताई गई है किस राज्य की कितनी है। उत्तर प्रदेश शहद उत्पादन में सबसे ऊपर है 17% ओवरऑल का। दूसरे पर है पश्चिम बंगाल 16% के साथ, पंजाब 14% के साथ तीसरे स्थान पर, बिहार 12% के साथ चौथे स्थान पर और राजस्थान 9% भागीदारी के साथ 5वें स्थान पर है। राजस्थान में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि R4C, अगर आपको ध्यान हो तो बजट में भी ये जानकारी आई थी कि राजस्थान में R4C की स्थापना की जाएगी। बजट वाली क्लास में मैंने पढ़ाया भी था। साइबर अपराधों से निपटने के लिए 10 जनवरी 2026 को राजस्थान पुलिस एकेडमी यानी कि RPA में ये R4C की स्थापना की घोषणा की गई है। अब R4C की विशेषताएं बताई गई हैं। इसका मुख्य काम है साइबर अपराध को कंट्रोल करना। साइबर C4C का मतलब भी क्या है? साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर। तो यह केंद्र भारत सरकार के 14C, जिसमें इंडिया साइबर 14 नहीं है, ये I4C। राजस्थान में R4C है तो भारत सरकार का था I4C। तो यहाँ था इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसकी तर्ज पर यहाँ राजस्थान में बनेगा राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। काम क्या होगा? तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा। सभी जिलों के बीच में साइबर अपराधों की सूचना को वो आपस में साझा करेंगे। मुख्य अतिथि इस दौरान रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने ही उद्घाटन किया। एक कार्यक्रम था खेलो इंडिया, उसके तहत राजस्थान पुलिस एकेडमी में बना जो मल्टीपर्पज इंडोर हॉल है, वहां इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पुरस्कार एवं सम्मान। तो यानी कि जनवरी के दौरान किस किस को कौन कौन से पुरस्कार मिले। सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट ही आ गया, जिसका नाम है पद्म पुरस्कार 2026। 25 जनवरी यानी कि 26 जनवरी जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है, तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषणा की गई पद्म पुरस्कारों की। अब ये जो पद्म पुरस्कार दिए गए, उसमें से जो पद्मश्री मिले, उसमें राजस्थान के 3 व्यक्तियों को ये पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। किन किन को मिले हैं उनको जानते हैं। 3 तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन इनके अलावा जो जयपुर के मूल निवासी थे, मूल रूप से जयपुर के रहने वाले थे, पीयूष पांडे, उनको पद्म भूषण मिला है। पर इनका नामांकन किसकी तरफ से गया है? महाराष्ट्र की तरफ से। इसलिए राजस्थान वाले तो 3 ही माने गए हैं पद्मश्री इनको मिला। चौथे जो हैं तो वैसे राजस्थान से ही, पर इनका नॉमिनेशन, इनका सजेशन किसने भेजा था? महाराष्ट्र ने। राजस्थान के 3 पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन कौन है? तो आइए उनको देख लेते हैं, उनका विवरण। पहला गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जिनको भपंग वादन के लिए दिया गया। नंबर 1 गफरुद्दीन मेवाती जोगी, मूलतः डीग जिले के कैथवाड़ा के निवासी हैं, वर्तमान में अलवर में रहते हैं। क्या विशेषता है इनका? तो पांडुन का कड़ा, ये एक विधा है भपंग वादन की, उसके ये एकमात्र जीवित कलाकार माने जाते हैं कि अब यही बचे हैं बस कि इस कला से जो भपंग वादन करते हैं। इनका नाम है गफरुद्दीन मेवाती, रहने वाले हैं डीग जिले के कैथवाड़ा के। योगदान क्या है इनका? इन्होंने महाभारत पर आधारित 2500 से अधिक दोहे इनको कंठस्थ है। विलुप्त होती जो मेवाती लोक परंपरा है उसको जीवित रखे हुए हैं और पहले 2024 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। दूसरे हैं तगाराम भील, कौन सी कला के लिए दिया गया? अलगोजा वादन। कहाँ के हैं ये? तो जैसलमेर के मूल सागर के निवासी। क्या विशेषता है?
तो इन्हें अलगोजा वादन का जादूगर कहा जाता है। किसको? तगाराम भील को। पिछले 55 वर्षों से इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं, राजस्थानी लोक संगीत को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। समाज सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। कार्य क्षेत्र ये कहाँ के हैं? ये है श्री गंगानगर। इनका योगदान, तो इन्होंने श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और मूक बधिर विकलांग संस्थान इसकी स्थापना की, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए। पद्म भूषण, तो पीयूष पांडे को पद्म भूषण मिला, हालांकि है तो राजस्थान के ही, पर इनका नॉमिनेशन महाराष्ट्र ने किया। तो जयपुर राजस्थान के मूल निवासी हैं ये पीयूष पांडे। मरणोपरांत इनको पद्म भूषण दिया गया। इनका योगदान, इनके कई सारे ऐड आते थे, ऐड में टैगलाइन लिखी हुई है इनकी पीयूष पांडे की। पद्म भूषण इनको दिया गया। महाराष्ट्र राज्य के कोटे से कला क्षेत्र में इनको प्रदान किया गया है। जैसे कई ऐड में आपने टैगलाइन सुनी होगी, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, अब की बार मोदी सरकार, ये सब जो टैगलाइन है इनकी ही लिखी हुई है। किनकी? पीयूष पांडे की। अगला है जयपुर पुलिस। इस जयपुर पुलिस ने एक नजर ऐप के लिए इनको एक प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया गया। तो पहले तो ये ध्यान रखें भाई, नजर ऐप किससे संबंधित है? नजर यानी कि देखभाल, नजर रखने से संबंधित है। तो जयपुर पुलिस का एक ऐप है, इनको एक अवार्ड दिया गया है, स्कॉच अवार्ड। किस पर नजर रखना है? किराएदार और नौकरों के सत्यापन को आसान बनाने के लिए एक नजर ऐप जयपुर पुलिस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड मिला है। अवार्ड प्राप्तकर्ता ऐप के निर्माता और तत्कालीन जो एडिशनल कमिश्नर थे कुंवर राष्ट्रदीप सिंह, इन्होंने यह अवार्ड ग्रहण किया। ऐप का उद्देश्य आम जनता द्वारा किराएदार, ड्राइवर, घरेलू नौकरों का स्वयं सत्यापन इसमें कराया जाता है। शुरुआत हुई थी 12 जून 2025 से। अगले हैं डॉक्टर रामकरण यादव। इनको गांधी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। कोटपुतली में पवाना अहीर के निवासी हैं रामकरण यादव, और इनको 2 जनवरी 2026 को शिमला में गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए अवार्ड को दिया गया है। डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज क्यों चर्चा में रहे? भरतपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज। सर छोटू राम संस्थान के हैं और इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया है। 9 सितंबर 2025 को इंटास द्वारा आयोजित जो कि पावर ऑफ वेट यह अभियान था, इसमें इन्होंने भाग लिया और इस अभियान में इन्होंने गिद्धों और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु एक अभियान चलाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जागरूकता अभियान था। इसके लिए डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। तमन्ना जो कि बनाई गई है मिस इंडिया ग्लैम, जयपुर, यहाँ जयपुर में अनंता स्पा में जनवरी 2026 में आयोजित हुआ अनंता मिस एंड मिसेज इंडिया 2026। इसका ग्रैंड फिनाले हुआ और इसके मुख्य विजेता देखते हैं, जिसमें मिस इंडिया ग्लैम 2026 ये बनी तमन्ना राव। मिसेज इंडिया ग्लैम 2026 ये बनी श्वेता कुमावत। कुछ अन्य जो अवार्ड दिए गए किस किस को मिला? दूसरी भी एक और तमन्ना है, तमन्ना सारनानी, इनको मिला है मिस इंडिया ग्लैम इंटरनेशनल। और खुशी गुप्ता, इनको मिला है मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान। इसके बाद युवा कवि राही, इनको मिला सविता माली आर्ट इनोवेशन अवार्ड। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में युवा कवि विजय राही को ये सविता माली आर्ट इनोवेशन पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया। जोधपुर की हैं, ये चित्रकार हैं, दिवंगत चित्रकार सविता माली, उनकी स्मृति में दिया जाने वाली इस सीरीज का ये 4था पुरस्कार है। क्या क्या दिया जाता है पुरस्कार में? वर्ष में 4 बार दिए जाने वाले सम्मान है, जिसमें 25,000 रुपये और अभिनंदन पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। पूर्व विजेता कौन कौन रहे? तो इससे पहले पिंक फेस्ट 2025, निफ्ट छात्रा साक्षी नेगी और रिफ जोधपुर में दिया जा चुका है। अब देखते हैं अंत में कुछ खेल एवं खिलाड़ी इस दौरान यानी कि जनवरी में कौन कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी चर्चा में रहे। पहला, 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता। इस राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में चैंपियन बना है राजस्थान। इसका आयोजन हुआ 19 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक सीकर में। सीकर में SBS एकेडमी भैरूपुरा में इसका आयोजन किया गया।
यह है 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता अंडर 14 यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के छात्र वर्ग में। राजस्थान ने इसमें प्रदर्शन अच्छा किया। आयोजक कौन रहा इसका? तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI दोनों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। प्रतिभागी तो पूरे देश भर की लगभग 30 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। फाइनल परिणाम क्या रहे? विजेता रहा राजस्थान, उपविजेता रहा जम्मू कश्मीर। अब फाइनल में राजस्थान ने जम्मू कश्मीर को 13 रनों से इसमें हरा दिया। अब किस किस को क्या क्या सम्मान मिले? तो उद्घाटन समारोह में सीकर इसके उभरते क्रिकेटर हैं मुकुल चौधरी, इनको सम्मानित किया गया। अब उनका चयन हुआ है IPL 2026 की मिनी नीलामी में। इसमें वो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम है LSG, इसमें 2.5 करोड़ रुपए यानी 2 करोड़ 60 लाख इस रुपए के अनुबंध पर उनका चयन हुआ है। अब अगला है, राजस्थान ने राष्ट्रीय स्कूली बॉक्सिंग में पहली बार जीती टीम चैंपियनशिप स्कूल की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। इसका भी क्रम है 69वां और इसका आयोजन कब से कब हुआ? 26 से लेकर 31 दिसंबर को। कहाँ हुआ आयोजन? गुना मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अब इसमें राजस्थान की जो अंडर 14 स्कूल टीम थी, इसने 3 गोल्ड सहित कुल इसमें 8 पदक जीते हैं और ओवरऑल कौन सा स्थान हासिल किया? पहला। राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी बताए गए कौन कौन रहे? यश कुमार जो कि 80 से 30 किलोग्राम भार वर्ग में, छत्रपाल सिंह 36 से 38 किलोग्राम भार वर्ग में और अनिराज चौधरी 38 से 40 किलोग्राम भार वर्ग में विजयी रहे। रजत पदक और कांस्य पदक भी बताए गए हैं, पर आप कम से कम जो 3 स्वर्ण पदक हैं उतना ही याद रखें, वरना सारे भूल जाएंगे। क्योंकि कुल पदक कितने हैं? 8। वैसे ही कोई बहुत बड़ी प्रतियोगिता नहीं है, स्कूल के लेवल की प्रतियोगिता है, पर फिर भी आप इतना जरूर याद रखें, राजस्थान ने चूंकि पहला स्थान हासिल किया है, 3 स्वर्ण पदक हासिल किए, तो तीनों के नाम याद रखें। इसके बाद है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल, जिसमें राजस्थान महिला टीम ने जीता कांस्य पदक यानी कि तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया। आयोजन हुआ 11 जनवरी 2026 को। आयोजन कहाँ हुआ? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और महिला टीम ने पहली बार इसमें कांस्य पदक जीता है। अब महिला टीम से संबंधित जानकारियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला अगर कोई उपलब्धि हासिल करती है तो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। मुकाबला, राजस्थान ने तीसरे स्थान के मैच में हरियाणा को हराया। हरियाणा को कितने अंतर से हराया? 3-1 से राजस्थान ने हरियाणा को हराया। राजस्थान की खिलाड़ी रजनी, इनको बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड इसमें दिया गया है। चैंपियनशिप विजेता तो महिला वर्ग में कौन रहा? केरल, और पुरुष वर्ग में रहा भारतीय रेलवे। अगला है राजस्थान स्टेट सीनियर शूटिंग बॉल। अब इसमें आयोजन हुआ था सीकर में। कब हुआ था? तो 2 से लेकर 4 जनवरी को आयोजन किया गया। अब इसके परिणाम देखते हैं क्या रहे। तो पुरुष वर्ग के फाइनल में गंगानगर ने जयपुर को हरा दिया, चूरू ने अजमेर को हराकर पुरुष वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया और महिला वर्ग के फाइनल में अजमेर ने जयपुर को हराकर पहला स्थान हासिल किया। जालौर की है आकांक्षा कुमावत। आकांक्षा कुमावत बनी है स्ट्रांग वुमेन ऑफ इंडिया। पहले तो इनका नाम ध्यान रखना और फिर इनका स्थान। आकांक्षा कुमावत कहाँ की रहने वाली हैं? जालौर की। कौन सा खिताब मिला है इनको? स्ट्रांग वुमेन ऑफ इंडिया। स्ट्रांग वुमेन ऑफ राजस्थान नहीं, स्ट्रांग वुमेन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। जालौर जिले के आहोर उपखंड के बावड़ी गांव के निवासी हैं आकांक्षा कुमावत। इन्होंने फरीदाबाद में आयोजित हुई प्रतियोगिता, जिसका नाम है 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता, जो कि 7 से 11 जनवरी तक आयोजित हुई। अब इसमें इनकी उपलब्धियां क्या है? इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते और इसमें 2 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए और इस तरह से वो स्ट्रांग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब इन्होंने अपने नाम किया। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान की जो कंपाउंड टीम है ये चैंपियन रही। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में आयोजन इसका किया गया था। खास खास बातें क्या है? तो राजस्थान की कंपाउंड टीम जो है ये ओवरऑल इसमें चैंपियन बनी है। बालिका वर्ग में कुमकुम, मणिका, कनिष्का और मधु, इन्होंने फाइनल में महाराष्ट्र को हराकर स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत उपलब्धि किस किस की रही? तो आर्यन पारिक ने व्यक्तिगत रैंकिंग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मिक्स टीम में कुमकुम और आर्यन की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता और कुल पदक तालिका में राजस्थान ने 8 पदक इसमें हासिल किए, जिसमें 5 रहे गोल्ड, 2 रहे सिल्वर और 1 रहा ब्रॉन्ज।
दिव्यांशी जैन जो कि स्कॉटिश ओपन स्क्वैश विजेता रही, जयपुर की है दिव्यांशी जैन, इनका खेल है स्क्वैश। अब इसमें इन्होंने अंडर 13 गर्ल्स का खिताब जीता है। आयोजन हुआ था 30 दिसंबर 2025 को, कहाँ, एडिनबर्ग में इसका आयोजन किया गया। साथ ही भारत की ही दूसरी खिलाड़ी जिनका नाम है शनाया, इनको इन्होंने हराया था। कुछ खास उपलब्धियां, एक महीने में यह उनका ओवरऑल दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। ये दिव्यांशी जैन का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने खिताब जीता भारत के लिए। तो ध्यान रखें इनका खेल भी और जहां इन्होंने खिताब जीता वो स्थान भी। अब कुछ विविध जानकारियां इसमें रह गई हैं, उन पर भी एक नज़र डाल देते हैं। जैसे कि भारत पिन क्या है। भारत पिन देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है भारत पिन, जो कि बाड़मेर के दीपक शारदा ने 7 साल की मेहनत के बाद ये बनाया स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन। और इसके साथ साथ इन्होंने भारत मैप्स ये भी विकसित किया है। ये कैसे काम करेगा, तो यूपीआई की तर्ज पर ही हर पते को 7 अंकों के साथ एक यूनिक कोड देता है। इससे 1 मीटर की जितनी भी सटीक लोकेशन है उसकी पहचान यहाँ संभव होती है। क्या क्या याद रखना है, भारत पिन किसने डेवलप किया, बाड़मेर के हैं, व्यक्ति नाम क्या है, दीपक शारदा। उद्देश्य, तो ये देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। 7 अंकों का ये एक पिन है, यूनिक कोड है। ये 3-4 चीजें इसमें याद रखना। 7 अंक, दीपक शारदा, बाड़मेर, और इसको कहा गया भारत पिन। इसके बाद राजस्थान राज्य कबड्डी संघ चुनाव हुए 24 जनवरी 2026 को। जयपुर में आयोजित हुई एक आम सभा और इसमें जितेंद्र सिंह को राजस्थान राज्य कबड्डी संघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो जितेंद्र सिंह राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उपाध्यक्ष कौन है, हरजीत सिंह बराड़, भीख सिंह दौरा, सुरेंद्र सिंह खंडूजा, नेमीचंद और रीना कुमारी, ये सब उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद डॉक्टर लक्ष्या सिंह मेवाड़ का 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उदयपुर राज परिवार के सदस्य हैं और 22 जनवरी 2026 को उन्होंने शिकारबाड़ी में 1400 से अधिक मिट्टी के मटके वितरित किए और इस तरह उन्होंने अपना 10वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। पिछले 8 वर्षों में भी इन्होंने शिक्षा, पर्यावरण, समाज सेवा इसमें लगातार कार्य करते हुए पहले ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसके बाद माई करियर एडवाइजर एक ऐप लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की, तो राजस्थान शिक्षा विभाग ने लॉन्च की। विद्यार्थियों को करियर के मामले में सही एडवाइस देने के लिए ऐप लॉन्च की गई है। शिक्षा मंत्रालय और उसके साथ साथ एनसीईआरटी परख, इन दोनों के द्वारा ये ऐप विकसित किया गया। उद्देश्य, विद्यार्थियों को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर पर्सनलाइज करियर गाइडेंस उनको देना कि किसकी क्या रुचि है और किसकी क्या योग्यता है, उस आधार पर विकल्प दिए जाएंगे। 1500 से अधिक इस पर कैरियर विकल्प बताए गए। इसके बाद इनाया खान, जो कि घाना अफ्रीका में सम्मानित हुई है। इनाया, पश्चिम अफ्रीका में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान एसोसिएशन घाना ने इनाया खान को सम्मानित किया। क्यों किया, देखते हैं। पद और भूमिका क्या है, तो महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ओर से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इस अभियान की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किनको, इनाया खान को। और इसके बाद ये आज की अंतिम जानकारी आज की क्लास की, जिसमें पीएम मोदी ने रामसर ऑर्गेनिक की सराहना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान 25 जनवरी 2026, अब ये क्या है, रामसर ऑर्गेनिक, ये बाड़मेर के पन्नाराम सारण, इनकी ये रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसका इन्होंने जिक्र किया। अब प्रधानमंत्री ने अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति का जिक्र किया है तो एग्जाम में भी उसका जिक्र आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि बाड़मेर के हैं पन्नाराम सारण, इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, इनकी कंपनी है ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया है। ये कंपनी 2023 में शुरू हुई थी और इस कंपनी ने 900 से अधिक किसान अभी तक अपने आप में जोड़े हैं, जो कि बाजरे यानी कि मिलेट्स को प्रोसेस करके, अब मिलेट्स का मतलब सिर्फ बाजरा नहीं होता, मोटा अनाज, इसको प्रोसेस करके उसके लड्डू तैयार करते हैं। तो इसके साथ ही ये जनवरी 2026 की थ्योरी वाली क्लास यहाँ समाप्त हुई। काफ़ी खास जानकारियाँ हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की। जनवरी 2026 की 2 क्लासेज हम करने वाले थे, जिसमें एक क्लास यहाँ आज ये समाप्त हो गई है। ये क्लास वैसे तो होने वाली थी 23 फरवरी को, पर ये आज हुई है यानी कि 25 फरवरी। अब ये जो क्लास है एमसीक्यू वाली,
इसकी डेट निर्धारित है 28 फरवरी। तो आज 25 फरवरी है, अभी 3-4 दिन आपके पास हैं 28 फरवरी तक। तब तक आप इसको अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ लें। इसकी कोशिश 28 फरवरी ही रहेगी कि हम एमसीक्यू 28 फरवरी को ही लाइव करें। पर कई बार क्या होता है, कभी स्टूडियो खाली नहीं होता, कभी किसी की क्लास चल रही है, कभी दूसरा कुछ टाइम क्लास हो जाता है। तो कई बार ऐसी अलग अलग घटनाएं हैं जो आप सब चीज़ आप नहीं समझ सकते, कभी मेरी कहीं क्लास है, कभी यहाँ किसी और की क्लास है, इस तरह से टाइम क्लास हो जाता है। तो सेम डेट को सेम टाइम पे कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम कोशिश करेंगे कि 28 को ही कर पाएँ। पर अगर 28 को नहीं हुई तो आप मान के चलें एक आध दिन आगे हो जाएगी, मतलब क्लास तो होगी ही। और जब भी होगी उससे एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि भाई अगर लाइव होने वाली है तब तो एक दिन पहले बता दूंगा, और रिकॉर्डेड है तो उसमें बताना क्या, वो तो सीधी अपलोड कर दी जाएगी। तो ठीक है, जनवरी 2026 की थ्योरी वाली करंट अफेयर्स की क्लास, और ख़ास तौर से थ्योरी भी कौन सा, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो ये यहाँ समाप्त हुई। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो अपने निर्धारित शेड्यूल पर रहने की संभावना है। जैसे ट्रेन की घोषणा होती है, तो ट्रेन में भी अनाउंसमेंट ये नहीं होता कि यहाँ आएगी, वो कहेंगे कि इतने बजकर इतने मिनट पर आने की संभावना है। तो संभावना है तो मतलब ट्रेन आती है, थोड़ा आगे पीछे आ जाए आएगी, ये ट्रेन भी आएगी। कोशिश है 28 को ही आने की संभावना है। 28 को नहीं तो 1 मार्च को आ जाएगी, या देखेंगे देखो कब आएगी। जब भी आएगी आपको एक आध दिन पहले बता देंगे। तो अभी तो ये मान के चलें 28 को आएगी। तो यहाँ समाप्त करते हैं आज की क्लास। जो लोग जुड़े रहे हैं सभी के लिए धन्यवाद।